बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिनेंशियल ऑडिट का लेक्चर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट हमने ऑडिट रिस्क पे छोड़ा था, रिस्क असेसमेंट और मटेरियलिटी पे। आज हम पढ़ेंगे रीज़नेबल अश्योरेंस, जिस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि रीज़नेबल अश्योरेंस इटसेल्फ होती क्या है। रीज़नेबल अश्योरेंस यही होती है कि जो ऑडिटर है उसके पास उसकी परसेप्शन के हिसाब से, हर ऑडिटर का एक अपना स्टाइल होता है, लेकिन ऑडिटर की हर एक की परसेप्शन भी डिफरेंट होगी। कोई ज़्यादा इस चीज़ का अहल होगा कि वो कम चीज़ों से अपनी जो है असेसमेंट कर सके, कोई ऐसा होगा कि उसके पास ठीक ठाक शवाहिद हों तो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकता है या जो अवेलेबल सिचुएशन है उसको असेस कर सकता है। तो ये जो ऑडिटर है उसकी जजमेंट, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी परसेप्शन, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन रीज़नेबल अश्योरेंस जो है, कोई भी ऑडिटर हो, जितना भी काबिल हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेट्स सपोज एक ऑडिटर एक ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है और एक जो ऑडिटर है वो साल से एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है। अब दोनों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट लिखनी है। अब ये नहीं है कि जिसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो अपने जो पास्ट है उसको देखते हुए अपनी रिपोर्ट बना दे, ये नहीं होगा। और एक वो दूसरी साइड पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट टाइम ऑडिटर आता है और वो जो है थारोली सारी चीज़ों को देखते देखते जो है वो ऑडिट रिपोर्ट लिखे, ये नहीं है। बल्कि जो भी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट लिखेगा एनुअली, हर दफ़ा जब अपनी वो ओपिनियन लिखेगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी राय, तो उसके पास काफ़ी सारे शवाहिद होने चाहिए जिसको वो बेस बना के अपनी असेसमेंट दे, अपनी रिपोर्ट पेश करे। इसकी ज़रा वर्डिंग देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। इट मीन्स ए कंक्लूजन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। ये उसके पास सबूत होने चाहिए जिससे वो रिलाई करे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने देखी हैं वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, यानी जो चीज़ें हकीकत हैं वही चीज़ें बयान की गई हैं, मिस स्टेटमेंट नहीं है, झूठ मूठ का पलंदा नहीं है। एंड ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, के ऑडिटर जो है 100% श्योरिटी नहीं हासिल कर सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ बिलो। कुछ जो लिमिटेशंस दी गई हैं उनकी वजह से जो है 100% श्योरिटी या रीजनेबल एश्योरेंस जो है वो ऑडिटर नहीं अचीव कर सकता। वो बॉटलनेक्स, वो जो हैं कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑडिटर जो है 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस हासिल नहीं कर सकता। सबसे पहले तो है इंटरनल कंट्रोल उस ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरे नंबर पे है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस, और तीसरे नंबर पे है जो है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इनको वन बाय वन आगे पढ़ते हैं कि इंटरनल कंट्रोल का क्या रोल है। इंटरनल कंट्रोल जो है अगर जितना भी अच्छा होगा, जितना भी अच्छा आप बना लें इंटरनल कंट्रोल, तो इसके दरमियान में कुछ ना कुछ लूप होल्स फिर भी रह जाते हैं। वो लूप होल्स जो हैं आप उनको गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन्होंने अप्लाई किया हुआ है या प्रिवेल कर रहा है उसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी कोई जो है वीकनेस नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितना भी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो जाए उसमें कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं। उस लूप होल की वजह से जो है ऑडिटर 100% श्योरिटी नहीं दे सकता जो वो अपनी ओपिनियन लिखता है। इंटरनल inherent limitations of an audit, failure of audit procedures to affect material misstatement in financial statement because of the use of testing, यानी कि जो सैंपल वो अप्लाई किए जाते हैं वो कौन से लगाए गए सैंपल, आया कि वो सैंपल फिट भी होते थे या नहीं। अब इनको जो है ऑडिटर के जो सैंपल वो या टेस्ट वो लगाता है उसको कोई चैलेंज नहीं करता, तो उसमें भी इनहेरेंट रिस्क हो सकता है कि जो उसने सैंपल लगाया या जो उसने सैंपल के तौर पे ट्रांजैक्शन या एलिमेंट्स लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में से, वो उसने वो लिए जो ठीक ठीक थे और जो जिनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी या किसी में वेरिएशन थी वो स्किप हो गई। तो अगर
आप जो है जिसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट दी गई थी उसको सैंपल में इंक्लूड ही नहीं करें तो ऑडिटर की नज़र में कैसे आएगा। तो ये एक इनहेरेंट नेचर की भी फ्लॉ है जिससे जो है ऑडिटर अपनी 100% जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। नेक्स्ट है द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उस वजह से भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस रेदर देन कंक्लूसिव। ठीक है, वन लीडिंग टू एन ओपिनियन, वन विच काजेज टू बिलीव कंक्लूसिव फाइनल कन्विंसिंग। अब एक उसके पास चीज़ आती है तो वो परसू करता है उसको लेके मज़ीद आगे जाके वो वेरीफाई करने की तरफ जाता है ऑडिटर, तो उससे उसको कुछ मिलती हैं चीज़ें। अगर फर्ज की कोई एक ट्रांजैक्शन को वो पकड़ता है और वो देखता है कि वेरीफाई करता है कि ये ठीक है, तो उसको कंक्लूड कर ले या कन्विंसिंग नेचर पे उसको बेस कर ले और उसको उसी पॉइंट को लेके आगे फर्दर डिटेल में ना जाए, तो वो क्या कंक्लूसिव हो जाती है। और अगर उसी को बेस बना के बैक पे ट्रांजैक्शन को बाकी उसके साथ जो एंसिलरी हैं जो अटैच्ड हैं उनको भी देखे तो वो परसुएसिव नेचर की हो जाएंगी। तो अगर ऑडिटर जो है कंक्लूसिव नेचर का जो है डील कर रहा है, जो अपने टेस्ट लगा रहा है, तो उसमें जो है इनहेरेंट रिस्क होता है कि आप जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस उससे गेन नहीं कर सकते जब कंक्लूडिंग नेचर की आपकी जो अप्रोच होती है ऑडिटर की। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट बाय द ऑडिटर इन गैदरिंग ऑफ एविडेंस एंड ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। अब ये भी डिपेंड करता है कि ऑडिटर की जजमेंट कैसी है। अगर उसकी जजमेंट फास्ट है, शार्प है और वो चीज़ों को भांप लेता है और कुछ चीज़ें देखने से उसको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई और फ्लॉ कहाँ पे हो सकता है, तो इस तरह की जब ऑडिटर की अप्रोच होगी तो मुमकिन है कि वो अच्छे तरीके से जो है वो वीक एरियाज़ को डिटेक्ट कर ले। जबकि अगर ऑडिटर की जजमेंट इतनी फास्ट एंड शार्प नहीं है, उसकी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुमकिन है कि वो कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही परसीव ही न कर सके। तो जब इस तरह की नेचर हो, वो परसीव ही न कर सके, तो ये भी रिस्क होता है कि मेन चीज़ें जो हैं वो स्किप हो जाती हैं। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको अच्छी जजमेंट के साथ डिटेक्ट किया जा सकता था वो ना करने की वजह बन सकती है। तो इससे भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिटर नहीं दे सकता। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लिमिटेशन लाइक रिलेटेड पार्टीज़। अब जो जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं या जब ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो उसमें जितने भी उस ऑडिट के साथ स्टेक होल्डर हैं, लाइक जिन्होंने उस ऑडिट रिपोर्ट को देखना है, जिन्होंने उसको बनवाना है, लेट्स सपोज के मैनेजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ हो सकता है, असरअंदाज होता है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स का जो है वो बिहेवियर भी अफेक्ट करता है ऑडिटर को। ऑडिटर की अपनी टीम के जो है मेंबर्स, उनकी भी नेचर उसको अफेक्ट कर रही होती है। तो ये कई सारी लिमिटेशन होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें मिल के आपको ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस से दूर रखती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल के अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसमें भी जब आप अकाउंटिंग की एंट्रीज़ वगैरह पास कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, एक वाइड वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रही थी इन ईच एंड एवरी डे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर टेकिंग प्लेस। तो उसमें जो है कई सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें एरर्स हो सकती है, क्लैरिकल एरर्स वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जनरेट किया होता है उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं। तो ये भी एक दो एरियाज़ हैं जिनकी वजह से जो इंटरनल ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। यहाँ पे है जो इंटरनल मैनेजमेंट ओवरराइड्स कि मैनेजमेंट जो है वो गालिब रहती है और जो कई सारी चीज़ें हैं उनको मैनेजमेंट के जो डिसीजन हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो जिससे जो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। इसके अलावा कोलिजन विद एम्प्लॉयज़, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो कई सारे एम्प्लॉयज़ के साथ उसकी जो है अनबन हो सकती है, या इसके अलावा जो है एम्प्लॉयज़ की आपस में जो है कोलिजन जो होती है, आपस में जो छोटे मोटे जो है जो झगड़े मगड़े होते हैं ऑफिस के अंदर, उसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो हैं वो
अधूरी रह जाती हैं या उनको जैसे होना चाहिए वैसे टेक प्लेस नहीं हो पा रही होती। इसके अलावा कोलिजन विद थर्ड पार्टी, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट और ऑनर्स ऑफ द बिज़नेस होते हैं, उनकी भी कोलिजन होती है दूसरों के साथ, तो उनसे भी ये चीज़ें अफेक्ट हो रही थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग का सिस्टम। इसके अलावा अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ये भी नहीं है एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो है वो टोटल जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो 10 लाख के हैं, और आप इस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई कर दें जिसकी कॉस्ट 5 लाख तक हो जाए, और इस तरह की अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जिसकी कॉस्ट 5 लाख तक आ सकती है आप अप्लाई करेंगे, तो फिर 100% आप श्योरिटी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग के जो ट्रांजैक्शन जो हैं या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उनमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह का अगर सिस्टम आप अप्लाई करेंगे तो वो ओवर कास्ट ही हो जाएगा, तो वो कास्ट आपकी जो है प्रोडक्ट पे बोझ बढ़ेगी, और आपके प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ने से आपकी जो है सेल्स कम हो सकती हैं। तो इस तरह के जो हैं प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन एरर्स भी होती हैं, जब अकाउंटिंग का सिस्टम वो लेके चल रहा होता है, वो भले कंप्यूटर पे कर रहा है, भले वो खुद हाथ से कर रहा है, तो गलतियाँ हो सकती हैं, इंसान जो है ख़ता करता रहता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने जितना एक दिन में या एक महीने में काम किया उसमें कोई गलती नहीं, तो गलतियां हो सकती हैं, मतलब जाने में भी और अनजाने में भी। अगर जानबूझ के वो करेगा तो वो एरर तो नहीं होगी, वो मतलब उसकी जो आ जाएगी नेग्लिजेंस में आ जाएगी। Accordingly, because of the factors described above, an audit is not a guarantee that the financial statements are free from material misstatements, because absolute assurance is not attainable. Further, an audit opinion does not assure the future viability of the entity nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the entity. तो ऑडिटर जो है फ्यूचर की वायबिलिटी भी नहीं दे सकता कि आइंदा इस तरह के कोई भी जो है गलती नहीं होने लगी या कोई इस तरह के मिसहैप नहीं होने लगा बिजनेस में, इस तरह की भी कोई नेचर नहीं होती। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के भी एंड पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी, कि ऑडिट रिस्क कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन कौन सा है, अगर उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे ऑडिट रिस्क कम से कम होता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हूँ तो वहाँ पे जो ऑडिट रिस्क ज़्यादा होता है, वहाँ पे गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख के ही ऑडिटर जो है वो डिटरमिन कर लेता है कि कहाँ पे उसके वीक एरियाज हैं और कहाँ पे उसके, और जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस का मतलब होता है वो ये होता है कि चेक एंड बैलेंस ना हो, एक ही बंदे के हाथ में अख्तियार ज़्यादा दे दिए जाए, और अगर अख्तियारात जो हैं मतलब कोई भी बिज़नेस का प्रोसेस है उसमें कई सारे जो है मैनेजर हैं या एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हों, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और फ्रॉड और एम्बिजलमेंट के चांसेस भी कम होते हैं। ये तो होता है ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वीकनेस और स्ट्रेंथ्स। और मटेरियलिटी का मतलब ये होता है कि एक जो ट्रांजैक्शन है जिसको आप देखना चाह रहे हैं, आया कि वो उस बिज़नेस के लिए इतना बहुत बड़ा अहमियत रखता है या नहीं। अगर फ़र्ज़ किया बिलियन ट्रिलियन में बिज़नेस हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें 100-1000 की ट्रांजैक्शन अगर मिस हो जाती है, स्किप हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसमें इतना उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मटेरियलिटी भी जो है वो भी ऑडिटर ने देखनी होती है कि वो जब टेस्टिंग कर रहा होता है तो वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन में ना जाए, वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन देखे तो कुछ देखे, ये नहीं है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो छोटी ट्रांजैक्शन को दे, बल्कि हाई वैल्यू जो आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, और इसके अलावा की प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती, जो इसके लिए बहुत अहम होते हैं, या जैसे कि एक कंपनी का एक अपना सीक्रेट फार्मूला हो, एक डिज़ाइन हो, तो वो उसके लिए की अहमियत रखता है। इसके अलावा जो हाई वैल्यू होता है वो बिज़नेस में जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो आपकी सेल एंड परचेज़ होती हैं जो हाई वैल्यू होती हैं, यानी कि बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट की होती हैं, तो उनको भी ऑडिटर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो उनकी कंफर्मेशन जब ओके की होगी तो इट्स मीन कि वहाँ पे ऑडिट रिस्क भी कम होगा। तो ये सारी की सारी थ्योरी में यही कुछ होगा। मैं इसको ज़रा क्विक रीडिंग कर लेता हूँ।
ताकि जब आप कभी फ्यूचर में आप अपना कुछ लिखना भी पड़े तो आपको पता हो थ्योरी में आपकी वर्डिंग वगैरह कैसे होनी चाहिए। तो थ्योरी मैं इसलिए पढ़ता होता हूँ, आप उस पर कंसंट्रेट किया करें। आइडिया और कंसेप्ट तो वो होता है जो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। मेन जो होता है आपका फ्यूचर में आपको कुछ लिखना पड़े या कुछ बयान करना पड़े तो आपकी जो ये थ्योरी होती है वही काम आती है। ऑडिट एंटिटीज़ परसू strategies to achieve their objectives, and depending on the nature of their operations and industry, the regulatory environment in which they operate, and their size and complexity, they face a variety of business risks. Management is responsible for identifying such risks and responding to them. However, not all risks relate to the preparation of financial statement. The auditor is ultimately concerned only with risks that may affect the financial statement. यानी कि वो चीज़ें देखेगा जिससे financial statement affect हो रही है। The auditor obtains and evaluates audit evidence to obtain reasonable assurance about whether the financial statement give a true and fair view or are presented fairly in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. The concept to reasonable assurance acknowledges that there is a risk the audit opinion is inappropriate. The risk that the auditor expresses an inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated is known as audit risk. ठीक है, जहाँ पे आप मिसस्टेटमेंट के ज़्यादा चांस हों वो ऑडिट रिस्क का एरिया होता है। ऑडिट रिस्क की यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है। द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो मैं जो है ऑडिटर को कोई शौक नहीं होता इनएप्रोप्रिएट अपने ओपिनियन देने का, जब वो देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली जो है मटेरियली मिसस्टेटेड है, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो ट्रू नहीं है, तो वो अपनी इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बिजनेस के हवाले से वो लिखता है, जिसको हम क्वालिफाइड रिपोर्ट भी कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एक्नॉलेजेस दैट देयर इज ए रिस्क द ऑडिट ओपिनियन इज इनएप्रोप्रिएट। ठीक है जी। मटेरियलिटी की क्या डेफिनेशन है कि वॉल्यूम, उसका यूज, उसका जो है उसकी जो है जो ट्रांजैक्शन है उसकी कितनी अमाउंट है, छोटी है तो मटेरियलिटी के लिहाज से वो छोटी होगी, अगर इमैटेरियल उसको कह सकते हैं, और अगर ह्यूज अमाउंट की है तो वो मटेरियल है यानी कि इम्पॉर्टेंट है। अगर उसका कुछ गलती होगी तो जो उसकी बेस पे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के प्लान होंगे या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो अपने डिसीजन करेंगे वो गलती की तरफ जाएंगे। तो ये है मटेरियलिटी की डेफिनेशन। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 बॉल पेन परचेज़ किए गए और वो लास्ट हो गए, तो ये इतनी कोई मटेरियल नहीं, इमैटेरियल ट्रांजैक्शन है। इसको देख के कोई ये नहीं डिसीजन करेगा कि मुझे इस बिज़नेस में ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो जिस चीज़ को देख के जो स्टेक होल्डर है वो अपना डिसीजन ना बदले तो वो इमैटेरियल है, और जिसको देख के वो सोचे कि ये ठीक हुई तो मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा, अगर यहाँ पे गलती हुई तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो ये इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी वो मटेरियलिटी में आएंगी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लेवल्स overall financial statement level often relates to entities control environment, also relates to declining economic condition, transaction account balances and disclosure level। तो ये सारी की सारी जो मटेरियलिटी इन पहलुओं में देखी जा सकती है। ऑडिटर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स दैट आर नॉट मटेरियल, यानी कि जो बहुत बड़ी मटेरियल नहीं है, जो इमैटेरियल टाइप हैं उनको डिटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है ऑडिटर के लिए। द ऑडिटर शुड प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट to reduce audit risk to an acceptably low level that is consistent with the objective of an audit। तो ऑडिटर का मकसद क्या है, वो चीज़ें डिटेक्ट करे, वो चीज़ें देखे जिससे जो है वो रिस्क ऑडिट रिस्क कम हो, और जो है जो जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लॉस भी ना हो, जो उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे अपने डिसीजंस करते हैं। अच्छा जी, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, और एरर्स वगैरह जो होती हैं उनको डिटेक्ट करना
जो है ठीक करना तो मैनेजमेंट का काम होता है वक्त से पहले पहले, लेकिन जब ऑडिटर है उसने डिटेक्ट करके उसकी बेस पे अपनी एक ओपिनियन देनी होती है। तो ये ऑडिटर का काम नहीं होता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे या उनको बताए कि कैसे मेंटेन करनी, ये मैनेजमेंट का सारा एरिया होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रिपेयरिंग and presenting the financial statement are that of management. Auditor's responsibility is to express an opinion thereon. This responsibility includes designing, implementing, and maintaining actual control, internal control relevant to the preparation and presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates. ये सारा का सारा मैनेजमेंट का एरिया होता है। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।